आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों के मन में भय पैदा किया था, एसपी उन्हें गले लगा रही है। कैराना, मुजफ्फरनगर और लोनी में समाजवादी पार्टी ने गुंडों को प्रत्याशी बनाकर अपना चेहरा दिखाया है और जनता को लूटने वालों को गले लगाया। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस ली। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के साथ लखीमपुर से आया अनाज हाथ में लेकर अन्न संकल्प लिया और बीजेपी को हराने का प्रण लिया। अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश के संकल्प पर सीएम ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारे घर का मामला है, हम खुद देख लेंगे। दरअसल रविवार सुबह से ही अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आई। इसके बाद चाचा शिवपाल यादव ने भी न्यूज़ 18 से अपर्णा यादव को लेकर कहा था कि पहले काम करें फिर कोई उम्मीद, और अब एसपी अध्यक्ष ने इसे घर का मामला बताया है। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? आईएमसी यानी इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल ने यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। आईएमसी के मुखिया तौकीर रजा ने दावा किया कि देश को कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं चला सकता। तौकीर रजा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काम करने के तरीके की तारीफ की। इन दोनों भाई बहनों को हमने समझने की कोशिश की है, सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, इसीलिए हमने ये फैसला किया। और दंगा जांच आयोग की जो हमारी मांग अखिलेश के सामने भी रखी गई थी, लेकिन उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया। इन्होंने उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तौकीर रजा ने बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। रजा ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासन में यूपी का विकास नहीं हुआ, लिहाजा इस बार कांग्रेस को समर्थन देंगे। आखिर में ये तय हुआ कि अखिलेश यादव को हम 12 से 17 तक देख चुके हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में मजीद दंगों को दावत देना। वहीं तौकीर रजा को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि मौलाना के समर्थन से फायदा होगा। जन समर्थन आदरणीय तौकीर रजा साहब ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो एक लोगों के लोकप्रिय लीडर भी हैं। उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि है, खास चहेते भी हैं और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने तौकीर रजा के बयान को बहुसंख्यक समाज का अपमान बताया है। मुझे लगता है इस तरह की ताकतें या इस तरह का जो बयान है तौकीर रजा का कि ये ताकतें, मुझे लगता है धमकी भरा बयान है और ये एक तरह से इस देश में बहुसंख्यक समुदाय का अपमान भी है कि लगातार इस तरह की ताकतें जो केवल मुस्लिम वोट पर आधारित हैं
वो अपनी इस तरह के बयान जारी करती है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। मुझे लगता है कि इस देश का मतदाता, इस प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। संजीव बालियान नरेश टिकैत के गांव पहुंचे और उनके आवास पर उन्होंने टिकैत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। चुनावी माहौल में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बीच नरेश टिकैत अपने बयान से पलटते दिखाई दिए। जब वैसे तो कोई आए नहीं रहे, ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बात है। पर एक जो किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने से है या जो आते हैं। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशियों पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के जुलूस के दौरान भारी भीड़ दिखाई दी, जिसको लेकर हसनपुर और गजरौला में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हसनपुर से प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़वंशी और अमरोहा की नौगावा सादात सीट से प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी के 3 प्रत्याशियों पर आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ है। पोखराजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद उटवाल, बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक और मीरापुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुज्जर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया। नामांकन करने के बाद मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया कि पूरे विश्व में हिंदुत्व का मजबूत स्तंभ आदरणीय योगी जी के रूप में हमारे सामने मुख्यमंत्री का चेहरा है। घोषित मुख्यमंत्री ही प्रत्याशी हैं। अब के हम निश्चित रूप से 5 सीट मथुरा की जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। वहीं आगरा में एतमादपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। धर्मपाल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यूपी चुनाव के लिए AIMIM ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया। साहिबाबाद से मनमोहन झा, मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी को टिकट दिया गया है, तो वहीं चरथावल से ताहिर अंसारी उम्मीदवार होंगे। रुदौली से शेर अफगान उम्मीदवार हैं। इससे पहले 16 जनवरी को पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम थे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे। इससे पहले गाजियाबाद में सीएम योगी ने संतोष अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि कोरोना सबसे बड़ी महामारी है और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 साल से बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का प्रयास चल रहा है, जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने स्वीकार किया है और देश के कोरोना प्रबंधन की हर जगह चर्चा हो रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ये अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 23 करोड़ 15 लाख से भी वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं टिकट को लेकर दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर उन्हें निकाल दिया गया। हरक सिंह रावत भावुक भी नजर आए। नहीं, मैं इनके सिद्धांतों के उदाहरण दे रहा हूँ। मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैंने कहा था मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आप देख लो, अगर अनुकृति जो है मेरी बहू है, इसका काम देख लो, अगर आपको लगता है इसको मौका दे दो। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, मैं काम करूंगा पार्टी के लिए, मैंने कहा।
वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत को पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में थे। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। यहाँ एक परिवार में एक ही टिकट का नियम है। स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थीं। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, वहीं सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और न ही महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी में उन्होंने टिकट की बात तो की, लेकिन क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। सीएम धामी ने भी कहा कि सरिता आर्य का बीजेपी में आना पार्टी को मजबूती देगा। हम दो महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। कानपुर में पिछले 4 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए जा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े बताए जा रहे हैं। कानपुर में चुनाव तीसरे चरण में है और उससे पहले ही यहां पर लगातार पैसों की बरामदगी दिख रही है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से फ्लाइंग स्क्वाड्स और पुलिस भी सक्रिय हो चली है। पिछले 4 दिनों के अंदर लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और इन चेकिंग अभियान में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है। किसी की गाड़ी से तो किसी के डिक्की से, किसी के डैशबोर्ड से। कानपुर के 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई जारी है और अगर सूत्रों की माने तो 3rd फेज में होने वाले चुनाव को लेकर अभी लगातार ये जांच कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कुत्ता बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं। 2 महिलाएं लगातार उसे बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन काफी देर के बाद भी कुत्ते से बच्चे को बचाया जा सका। काफी देर तक कुत्ते ने बच्चे को पकड़ रखा था। ये रविंद्र नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है कुत्ता, जो व्यक्ति बहुत दबंग बताया जा रहा है।